जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों, मुख्तलिफ कॉलेजेस के पेपर जमा हो गए हैं, जिनमें डीजे कॉलेज, आदमजी कॉलेज और पीसीएचएस गर्ल्स कॉलेज, जो सारे आपने मुझे सेंड किए हैं। आज मैं आपको उन तमाम पेपर्स के सलूशन की तरफ ले जा रहा हूँ। ठीक है। इन तमाम के तमाम पेपर्स को बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा। अब तक मैंने 3 पेपर सॉल्व किए हैं, जिनमें डीजे कॉलेज, आदमजी कॉलेज, पीसीएचएस गर्ल्स कॉलेज। और मुझे तीनों के तीनों पेपर बहुत अच्छे लगे, बहुत इम्पोर्टेंट लगे। तो आप भी इन्हें बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने सबसे पहले पेपर की तरफ। और हमारा सबसे पहला पेपर है आज का, जो बिलोंग करता है डीजे साइंस कॉलेज से। तो बच्चों, डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 सेक्शन ए, जो कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है। बच्चों, सबसे पहला एमसीक्यूज आपको दिया हुआ है, द मास ऑफ 24.08 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 गैस इज। अब सबसे पहले सोचने की बात यह है कि इतने मॉलिक्यूल का मास निकालना है। ठीक है बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, ये एवोगैड्रोस नंबर का 4 टाइम है। अगर 24.08 की जगह अगर 6.02 होता इंटू 10 पावर 23, तो मीथेन गैस का मास बनता 16। 6.02 इंटू 10 पावर 23 का मतलब 1 मोल, और 1 मोल का मास 16। लेकिन ये जो क्वांटिटी दी हुई है मॉलिक्यूल्स की, एवोगैड्रोस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। इसका मतलब ये एवोगैड्रोस नंबर का 4 टाइम है, यानी ये 4 मोल है। तो 1 मोल का जो मास है वो 16, और 4 मोल का मास बनेगा 64। तो बच्चों, करेक्ट आंसर ये हुआ। टोटल नंबर ऑफ आइन इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ फेरिक क्लोराइड। बच्चों, फेरिक क्लोराइड का 1 फार्मूला यूनिट है। इसमें टोटल नंबर ऑफ आइन कितने होंगे? ठीक है। आप अगर रियलाइज करें तो FeCl3 का 1 यूनिट है, और इसमें आयरन कितने हैं? 1। Cl कितने हैं? 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 यूनिट में मौजूद आइन 3 है। सॉरी, 1 यूनिट में जो आइन है वो 1 + 3 यानी 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मॉलिक्यूल में 4 हैं। तो बताइए, 6.02 इंटू 10 पावर 23 होते तो कितने आइन होते? डेफिनेटली मल्टीप्लाई बाय 4। तो आपने करना यह है कि एवोगैड्रोस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें आइन की तादाद 4 है। तो एवोगैड्रोस नंबर को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो 24.08 इंटू 10 पावर 23 आइन। ओके बेटा। नंबर 3, द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। बच्चों, इन तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स में हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी पूछ रहे हैं। आपने ये बात पढ़ी हुई है कि बॉन्ड एनर्जी फॉर मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ओके बेटा। नंबर 4, क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 2p ऑर्बिटल। 2p ऑर्बिटल का n तो 2 हो गया, ये तो पता ही है आपको।
2p ऑर्बिटल का n2 हो गया। अच्छा, s ऑर्बिटल का l0 होता है, p ऑर्बिटल का l1 होता है, d ऑर्बिटल का l2 होता है, f ऑर्बिटल का l3 होता है। तो आप मुझे बताइए, n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है। When electron jump from third, fourth, fifth orbit to second orbit, जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में, द बच्चों आपसे कहा जा रहा है द ट्रांजिशन आर नोन एज, जो मुंतकली होती है उसको कहा जाता है बेलमर सीरीज। यानी किसी भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड एनर्जी लेवल में जंप करता है तो जो ट्रांजिशन होती है वो बेलमर सीरीज होती है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन जिंक एटम, बच्चों न्यूट्रॉन की तादाद पूछ रहे हैं। और शायद हो सकता है आपको ये बात पता भी हो, मे बी आपको ये बात मालूम हो कि जिंक के ऊपर लिखा हुआ है 35। और बच्चों जिंक पीरियोडिक टेबल का 30वां एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। और आपको जो गिवन है वो मास गिवन है 65। तो आपसे पूछ रहे हैं न्यूट्रॉन की तादाद। तो आपने क्या करना है, मास नंबर आपको गिवन है 65, एटॉमिक नंबर आपको पता है 30। तो 65 में से आप 30 को माइनस करेंगे। जब 65 में से 30 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आपको मिलेगा वो बच्चों 35 होगा। यानी न्यूट्रॉन की तादाद 35 होगी। इन द लाइट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूल विच इज पैरामैग्नेटिक, मुझे पूरी उम्मीद है इन चारों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपने तैयार करके रखा हुआ होगा। अगर आपने इन चारों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तैयार करके रखा हुआ है तो फिर तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन प्रिडिक्टिंग कूलिंग डिवाइस इज, कूलिंग डिवाइस में कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? आप सब जानते हैं कि जूल थॉमसन इफेक्ट के अलावा कोई और प्रिंसिपल का कूलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है ना बेटा? तो ये वाला ऑप्शन आपका दुरुस्त हो गया। चलते हैं। एयर एट सी लेवल इज मॉइस्ट, सी लेवल पर एयर मॉइस्ट होती है। दिस इज पार्शल, दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ, मॉइस्ट एयर का बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। एयर में चूंकि मॉइस्चर होता है तो डेल्टन्स लॉ यहां पर अप्लाई होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल possess स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्स होगी? तो बच्चों उस मॉलिक्यूल का नाम है बेंजीन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बहुत ज्यादा है। तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स इसी मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा होगी। द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल, ड्राई सेल की आउटर बॉडी कंसिस्ट ऑफ जिंक, ड्राई सेल की आउटर बॉडी जिंक की होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन इज इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या मतलब? ऐसा रिएक्शन जिसका रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता उसको ऑफ कोर्स हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बेटा। और आ कोलाइडल सिस्टम in which both
डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम आर लिक्विड। यानी डिस्पर्स फेज, जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं उसको कहते हैं डिस्पर्स फेज, और जिस मीडियम में वो होते हैं उसको कहते हैं डिस्पर्स मीडियम। अगर दोनों लिक्विड हो, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड हो, डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड हो, तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे कोलाइट को कहते हैं इमल्शन। और बच्चों, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड अपॉन, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, बाकी किसी चीज पर रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता। और अकॉर्डिंग टू ब्राउन-स्टेट लॉरी थ्योरी, एन एसिड, लॉरी एन ब्राउन स्टेट थ्योरी के मुताबिक एन एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ब्राउन स्टेट लॉरी थ्योरी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्राउन स्टेट लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो प्रोटॉन का डोनर हो। और बच्चों, रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, ये हमने बाकायदा क्लास में ड्राइव किया था कि केसी और केपी का रिलेशन बच्चों ये होता है, यानी केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। बॉर्न हैबर साइकिल इज एन एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ। बॉर्न हैबर साइकिल हेसिस लॉ का एप्लीकेशन होता है। ठीक है बच्चों, चलें, ये हमारा सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज का पोर्शन कंप्लीट हुआ। ये बेटा हमारा सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं सेक्शन बी, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। बात अब मैं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर करने जा रहा हूं। आइए बात शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात जो आपसे करनी है वो मेरा बेटा ये है, सेक्शन बी 36 मार्क्स का सेक्शन है। और आपसे कह रहे हैं अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें नंबर 1, डिफाइन एनी 4 लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राउंडिंग ऑफ डेटा, लेटेस्ट एनर्जी। बच्चों, अच्छा, और उसके बाद नेगेटिव कैटलिस्ट एंड पॉजिटिव कैटलिस्ट, डिफाइन एनी 4। आपने इनमें से कोई से 4 डिफाइन करने हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम आपके सर पे खड़े हुए हैं और आपको अब तक ये वाली डेफिनेशन खुदा ना खास्ता याद ना हुई। ठीक है, तो आपने ये डेफिनेशन अब तक याद कर ली होंगी। नेगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट आपको याद हो चुका होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। और इस पार्ट नंबर 3 में जो इक्वेशन है उसमें लिखा हुआ है कंबशन ऑफ इथीन। और बच्चों, इथीन की कंबशन आपको करके दिखाई भी है, रेड कलर से इक्वेशन लिखी हुई है। इथीन की कंबशन हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर वेपर्स बने। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है। इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 2.8 ग्राम इथीन, अगर हमारे पास इथीन 2.8 ग्राम हो और ऑक्सीजन 6.4 ग्राम हो, is allowed to ignite, identify the limiting reactant, limiting reactant identify करें and determine mass of carbon dioxide formed। ठीक है बेटा, सीधा सीधा लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है। बताइए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे और जिस जिसका मास गिवन है उसके नीचे उसका मोलर मास लिखेंगे। तो बच्चों, इथीन के नीचे इथीन का मोलर मास, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन का मोलर मास, कार्बन डाइऑक्साइड के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, ये आ गया। अब बताइए, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन मास ऑफ CO2 वी परफॉर्म कैलकुलेशन 2 टाइम।
हमें CO2 का मास निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 2 टाइम। जी बेटा, पहला रिलेशन क्या लगाएंगे? 28 ग्राम इथीन प्रोड्यूस 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन में मोलर मास से नजर भी आ रहा है, 28 ग्राम इथीन प्रोड्यूस 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1 ग्राम इथीन प्रोड्यूस 88/28 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। और बताइए इथीन हमें गिवन कितनी है? 2.8। तो 2.8 ग्राम से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो बच्चों ये होगी। ठीक हो गया? अच्छा, एक दफा कैलकुलेशन कर ली, अब दूसरी बार 96 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 88/96 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 6.4 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस 5.86 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इन दोनों को देखकर फैसला कीजिए कि कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम बन रही है। यकीनन आपको नजर आ गया होगा, वो रिएक्टेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से प्रोडक्ट कम बन रहा है, तो ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। और आप जानते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वही प्रोडक्ट हमारा आंसर होता है। इस तरह बेटा आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, जरा बताइएगा। स्टेट N+L रूल एंड हुंस रूल। ठीक है, आपने स्टेट करना है, मतलब N+L रूल और हुंस रूल को स्टेट करना है। और खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो सकता कि अब तक आपको इन दोनों रूल्स का स्टेटमेंट ना याद हुआ हो। यकीनन हो गया होगा। राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सल्फर -2, सल्फाइड कहते हैं जिसको। एटॉमिक नंबर इसका 16 है, और चूंकि ये -2 है इसलिए 18। तो बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। वो कैसे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये 18 हो गए। और स्ट्रोंशियम +2 जिसका एटॉमिक नंबर 38 है, और चूंकि ये +2 है इसलिए 36 हुआ। तो 36 इलेक्ट्रॉन की आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। तो N+L रूल का स्टेटमेंट इससे पहले लिखना है, हुंस रूल का स्टेटमेंट इससे पहले लिखना है, और आखिर में ये कॉन्फ़िगरेशन लिखकर अपने क्वेश्चन को वाइंड अप करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट, व्हाट इज मेन बाय डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। बच्चों इसमें करना ही क्या है? डिफ्यूजन की हेडिंग बनाकर आपने डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखनी है। इफ्यूजन की हेडिंग बनाकर आपने इफ्यूजन की हेडिंग डेफिनेशन लिखनी है। और ग्रेहम्स लॉ की हेडिंग बनाकर ग्रेहम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये तीनों चीजें आपने अब तक याद कर भी ली होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, डिफाइन कोलाइडल सॉल्यूशन। राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है और उसकी 3 प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है। और अगर आप ये ना कर सकें तो आपको चॉइस दी जा रही है कि व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होती है? राइट इट्स यूनिट एंड एक्सप्लेन व्हाई डाइपोल मोमेंट ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज 0। ये पूरा याद करने का क्वेश्चन है और इसकी जिम्मेदारी आपकी है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 की तरफ।
द pH ऑफ सोल्यूशन इज 5.6। आपको सोल्यूशन की पीएच गिवन है और कह रहे हैं कैलकुलेट एच पॉजिटिव आइन ओ एच नेगेटिव आइन कंसंट्रेशन। या तो ये करना है, या फिर बेटा 1 किलोग्राम रॉक स्टोन कंटेन 0.005 मिलीग्राम गोल्ड। एक रॉक है 1 किलो और उसमें गोल्ड 0.005 मिलीग्राम है। कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन पार्ट पर मिलियन एंड पार्ट पर बिलियन। ये दो न्यूमेरिकल आपको चॉइस में दिए हुए हैं। आइए इन पर वर्किंग शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल ये है, पीएच आपको इसमें गिवन है। एच पॉजिटिव आइन ओ एच नेगेटिव आइन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। बताइए बेटा, पीएच का फार्मूला लगाएंगे, एच पॉजिटिव आयन की जगह एच पॉजिटिव की वैल्यू रखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एंटी लॉग बोथ साइड। -5.6 का जब एंटी लॉग निकाला तो एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई। एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इसलिए पता चल गई कि हमें पीएच पता थी। अगर आपको ओ एच आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि आपको पी ओ एच निकालना पड़ेगा। और बच्चों पी ओ एच ऐसे निकलेगा। और पी ओ एच निकालने के बाद पी ओ एच के फार्मूले में ओ एच की वैल्यू डाल दीजिए, एंटी लॉग ले लीजिए, और ऐसे करने से आपका ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा। तो आपने ये वाला न्यूमेरिकल करना है तो आप इसको ऐसे करके कर लीजिएगा। और अगर इसी का चॉइस वाले क्वेश्चन की तरफ जाना है तो वो ये है, 1 किलोग्राम रॉक स्टोन आपको गिवन है। ठीक है बेटा, जिसके अंदर गोल्ड का अमाउंट 0.005 मिलीग्राम है। और इसका मतलब गोल्ड सॉल्यूट है और रॉक सॉल्वेंट है। आपको कंसंट्रेशन गोल्ड की मालूम करनी है पार्ट पर मिलियन एंड पार्ट पर बिलियन में। आप ये बात जानते हैं कि पार्ट पर मिलियन मीन सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 10 पावर 6। तो बताइए बेटा, सॉल्यूट कितना है? 0.005 मिलीग्राम। और सॉल्वेंट कितना है? 1 किलोग्राम इंटू 10 टू दी पावर 6। अजीब लग रहा है, ऊपर मिलीग्राम है नीचे किलोग्राम है। तो बच्चों किलोग्राम को 1000 से डिवाइड, किलोग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करके पहले ग्राम बनाना है, और ग्राम को अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीग्राम बनाना है। तो ये बन जाएगा 10 पावर 6 मिलीग्राम। ओके बेटा। और इंटू 10 पावर 6, तो आंसर आ गया 0.005 पार्ट पर मिलियन। तो बच्चों पार्ट पर मिलियन वाला आंसर पता चल गया। ठीक है। अब आपको क्या करना है? पार्ट पर बिलियन मालूम करना है। और पार्ट पर बिलियन में क्या होगा? फार्मूला वही होगा, 10 की पावर 9 होगी। है ना बेटा? तो ये सॉल्यूट का मास और अपॉन सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास 1 किलोग्राम है, इसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम बन जाएगा, 10 पावर 3 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीग्राम बन जाएगा। ऐसा करने से आपको कंसंट्रेशन पार्ट पर बिलियन पता चल जाएगी। ये जो आंसर लिखा हुआ है 0.005, ये गलती से है, आंसर 5 पार्ट पर बिलियन है। ठीक है बेटा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, खुद से करेक्ट कर लीजिएगा, आंसर लिखने में गलती हो गई।
जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, डिफाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस बाय द रिएक्शन रेट। ये मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आया था, लेकिन मॉडल पेपर में सिर्फ टेम्परेचर पूछा गया था और यहाँ पर सरफेस एरिया भी पूछा गया है। तो आपने क्या करना होगा, डिफाइन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना होगा। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जिम्मेदारी आपकी है और मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक इसको पूरा कर भी लिया होगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8। 164.4 ग्राम नाइट्रोजन एंड 518.4 ग्राम oxygen gases are mixed and heated at 2300 degree centigrade until equilibrium is established। ठीक है बेटा, तो आपको नाइट्रोजन गिवन है कितनी, 164.4 ग्राम, ऑक्सीजन गिवन है 518.4 ग्राम, और जब तक ये दोनों इतने रहेंगे तब तक प्रोडक्ट जीरो रहे। बताओ बेटा, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसको हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो नाइट्रोजन का मोलर मास 28 और ऑक्सीजन का मोलर मास 32। ऐसा करने से दोनों के मोल पता चल गए। एग्री? अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना मोल इसके और इतने मोल इसके हमने मिक्स करे, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। आपसे ये कह रहे हैं अंटिल इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश 338.4 ग्राम नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब इक्विलिब्रियम आया तो नाइट्रिक ऑक्साइड 338.4 ग्राम फॉर्म हुआ। मोलर मास से डिवाइड करके हमने इसको भी मोल बना दिया। अब बताइए बेटा, इक्वेशन को देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मोल इक्वल हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड के मोल जो बने हैं वो 11.28 मोल बने हैं। तो आधे मोल नाइट्रोजन ने दिए होंगे, आधे मोल ऑक्सीजन ने दिए होंगे। तो 11.28 को हाफ करेंगे 5.64, इसमें से माइनस कर दिया, 5.64 इसमें से माइनस कर दिया, ये इतना बचा और ये इतना बचा। बताओ बेटा, आपको केसी कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, तो केसी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ NO की पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू O2। बताइए बेटा क्या करेंगे, मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, मोल आपको तमाम गैसेस के मोल अपॉन वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम से डिवाइड करके दिखाना कंपलसरी है। वैसे भी जब आप 11.28 अपॉन वी, 0.231 अपॉन वी, 10.56 अपॉन वी, तो वी से वी सारे कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन मुझसे गलती हो गई है कि मैंने अपॉन वी शो नहीं किया, आप जरूर कीजिएगा। बच्चों सॉल्व करेंगे जब तो ऊपर ये आएगा और नीचे ये आएगा, डिवाइड करने से हमें आंसर मिल जाएगा। और इस केसी की कोई यूनिट नहीं होगी। हमें आंसर मिल गया और केसी की कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है बेटा, चलें आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। और अगली बात, a gaseous mixture contain 0.2 मोल ऑक्सीजन, 0.3 मोल CO2। एक मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन के इतने मोल हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मोल हैं, दोनों के मोल जमा कर दिए तो 0.5 मोल। इफ partial pressure of oxygen is 60 torr,
डिटरमाइन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों, आपकी नॉलेज में ये बात लाजमी होगी कि पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए टोटल प्रेशर का पता होना जरूरी है, और टोटल प्रेशर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहला काम टोटल प्रेशर फाइंड करेंगे, और टोटल प्रेशर फाइंड करने के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू ऑक्सीजन के मोल अपॉन टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर। बच्चों, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एन टी जाकर मल्टीप्लाई हो गया और O2 आकर डिवाइड हो गया। इन तमाम की वैल्यूज रखने पर हमें पी टी मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? पार्शियल प्रेशर फाइंड करेंगे किसका? CO2 का। ये गलती से O2 हो गया है, ये CO2 है जी बेटा। टोटल प्रेशर हमने अभी अभी निकाला है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमें गिवन है। ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर पता चल गया है। ठीक है, अच्छा, ये बेटा पिछले क्वेश्चन के चॉइस क्वेश्चन था, और नवा क्वेश्चन है ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 एंड राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ना करे आपने अब तक ये वाला टॉपिक याद ना किया हो, तो जरूर कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। बच्चों, ये पार्ट नंबर 10 है। इंशाल्लाह अनकरीब इसको चैप्टर नंबर 11 में क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी अगर सॉल्व कर भी दिया तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसको इंशाल्लाह क्लास में सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक लिख लें। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों, आपने सबसे पहला काम ये करना है, बोहर एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक लिखने। बोहर एटॉमिक मॉडल का पहला ड्रॉबैक, दूसरा ड्रॉबैक, तीसरा ड्रॉबैक, चौथा ड्रॉबैक, पांचवा ड्रॉबैक। चार काफी है, ये आपके नोट्स में भी लिखे हुए मौजूद हैं। आप इनमें से कोई से चार याद कर लीजिएगा। और रही बात इक्वेशन की डेरिवेशन, डेरिवेशन की रेडियस, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप में से किसी भी बच्चे ने अब तक रेडियस की डेरिवेशन तैयार की हुई ना हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, और ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ मास एक्शन, ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको एक रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें ए के m मोल हैं, बी के n मोल हैं, सी के x मोल हैं, और डी के y मोल हैं। जब हमने क्लास में ये डेरिवेशन करी थी तो ए के a मोल थे, बी के b मोल थे, सी के c मोल थे, डी के d मोल थे। इस क्वेश्चन में, डीजे कॉलेज के क्वेश्चन में, ए के मोल m हैं, बी के मोल n हैं, सी के मोल x हैं, डी के मोल y हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने पूरा लॉ प्रूव करना है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन करते हुए आखिर तक आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है। और आखिर में जो इक्वेशन आपको मिलेगी वो होगी के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर वाई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एम, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर एन। ऑल्सो डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी। बच्चों, ये शॉर्ट नहीं है, ये लॉन्ग है, और लॉन्ग में इतना ही लिखने को कहा जाता है। ये सारा कमाल आप दिखाएंगे, ये सब तैयारी आप करेंगे। बच्चों, उसके बाद राइट पोस्टुलेट ऑफ वैलेंशियन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के पोस्टुलेट लिखने हैं, एंड प्रिडिक्ट द शेप ऑफ अमोनिया, वाटर,
BF3 and BeCl3 molecule using valence shell electron pair repulsion theory। बच्चों, ये जो शेप प्रिडिक्ट करने को कह रहे हैं, ये मैंने इससे पहले पूरी वीडियो बनाकर आपको दी हुई है। तो आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ इनके शेप ड्रॉ करने हैं। ये काम आप अपनी महारत से जरूर कर लीजिएगा। अगर ये ना कर सकें तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट किस तरह करती हैं, ये बता दीजिए। ओके, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और उसके बाद ड्राइव इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, यानी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ड्राइव करनी है, एंड डिटरमाइन डेंसिटी। तीसरी चीज, डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द गैस इज confined in a cylinder 1.54 atm। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको प्रेशर दिया हुआ है, और आपने डेंसिटी डिटरमिन करनी है। डेंसिटी डिटरमिन करने से पहले टेम्परेचर को एब्सोल्यूट करना लाजमी है। ठीक है बेटा, बताइए क्या करेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एन को ब्रेक कर देंगे, फिर मॉलिक्यूलर मास को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी नीचे ले आएंगे। मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब डी। डी निकालने के लिए आर टी को डिवाइड कर देंगे, और प्रेशर को डेटा से ले लेंगे। मोलर मास कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस। तो मोलर मास 32। आर की वैल्यू आप सबको पता है। टेम्परेचर आपको डेटा में गिवन है। जब आप सॉल्व करेंगे तो डेंसिटी पता चल जाएगी, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो बच्चों, आपने रियल गैसेस के आइडियल बिहेवियर से डेविएट होने की वजह बतानी है, जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव करनी है, और ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो जाएगा। ठीक हो गया? चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ऑस्मोसिस, एक्सप्लेन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देनी है। अगर ये ना कर सकें तो स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को स्टेट और एक्सप्लेन करना है और प्रूव करना है। क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच। ठीक है, ये बेटा क्लास वर्क है आपका, क्लास में देखेंगे इसको। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये टॉपिक भी इंशाल्लाह हम क्लास में करेंगे। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अनकरीब इंशाल्लाह क्लास में सॉल्व किया जाएगा। इस तरह आपका बच्चों डीजे कॉलेज का पेपर कंप्लीट हुआ। ठीक है, और मेरी ख्वाहिश है कि आप इस पेपर को बहुत अच्छा करके पहली फुर्सत में तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट तरीन पेपर है ये। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको आदमजी कॉलेज के पेपर का सलूशन सेंड करता हूँ। ठीक है, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।